हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एक अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से हटके। मैं आपके लिए आज शिक्षण अभिरुचि, जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। चाहे हम एलटी के एग्जाम की बात करें या फिर हम लेक्चरर के एग्जाम की बात करें, 30 मार्क्स का हमारा ये एलटी के एग्जाम में पूछा जाना है। और लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग वाला जो हमारा पेपर है उसमें 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाना है। दोनों में जो हमारा सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। तो इससे रिलेटेड मैं आज कुछ थोड़े बहुत आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ। अगर आपके रिव्यूज अच्छे रहेंगे, आपके कमेंट इसमें आप लोग को पढ़ना होगा, तो मैं इसके बाद भी ये सीरीज आगे जारी रखूंगी। इसके अलावा जो हमारा लिटरेचर वाली जो वीडियोस चल रही हैं वो तो आती ही रहेंगी। तो आज के लिए ये शिक्षण अभिरुचि वाला एक सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक को कक्षा में किस तरीके से अपना कार्य जो है वो करना चाहिए, उसकी जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। प्रगतिशील भूमिका में प्रभुत्ववादी होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, उसका प्रभुत्व दबदबा होना चाहिए, या प्रजातांत्रिक होना चाहिए, सबकी सुनने वाला और सबके अकॉर्डिंग अपना कार्य करने वाला, या फिर वो प्रभावशाली होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रजातांत्रिक भूमिका में। क्योंकि टीचर को प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जो जिस तरीके से जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ना चाहें और बच्चों को जो तरीका समझाने का समझ में आए, उस तरीके से एक टीचर को काम करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड का या पेडागोजी का। तो इसमें है कि इसका क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, या ये सभी। तो हम जानते हैं कि लिंग भेद भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है, शारीरिक रचना से भी हम व्यक्तियों में भेद करते हैं, और मानसिक योग्यताओं के आधार पर भी हम दो लोगों में अंतर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसका काफी बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और काफी बार इसका जो सूत्र है वो पूछा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इसका प्रत्यय दिया है, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, टर्मन ने, जट ने, केटल ने, या फिर थार्नडाइक ने। तो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था टर्मन ने, बाद में बिने ने इसको आगे बढ़ाया था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का हमारा विकार है। ये किससे संबंधित है, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उसी में एक डिसलेक्सिया भी है। लर्निंग डिसेबिलिटीज जितनी भी टाइप्स की होती हैं और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसका भी एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो डिसलेक्सिया पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार, या फिर गणितीय विकार। तो डिसलेक्सिया हमारा होता है पठन संबंधित विकार, पढ़ने संबंधी। एक मूवी आई थी तारे जमी पे, उसमें भी इस वर्ड का, ये डिसलेक्सिया, इस डिसेबिलिटी के बारे में बताया था, शायद आपने देखी होगी। इसका जो आंसर है वो है पठन विकार। डिस्ग्राफिया भी काफी बार पूछा जाता है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से, क्योंकि याद करने के लिए, जैसे ग्राफ है तो ग्राफ का मतलब हमें पता है कि कुछ लिखना, राइटिंग से रिलेटेड है। तो जो भी लिखने से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज होती हैं, विकार होते हैं, वो डिस्ग्राफिया में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लंबे ही क्वेश्चन इसमें अधिकतर आते हैं, इस वजह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं काफी बार। तो ये है कि समझना, जब भी आप एग्जाम में पेडागोजी के क्वेश्चंस या एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन करें, तो सबसे पहले तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन हो चाहे, उस क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें। क्योंकि पहली बार हम जब पढ़ते हैं तो हम अक्सर गलत कर देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को 2 बार, क्वेश्चन और उसके ऑप्शन, टाइम है तो टाइम देख के जरूर उसको पढ़ें, उसके बाद ही उसको सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वे ज्यादा बात करती है। यह दर्शाता है कि एक बच्ची है कोई, उसके बारे में पूछा गया कि वो घर पे तो बात नहीं करती लेकिन स्कूल में आके वो बहुत ज्यादा बात करती है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है,
विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही गलत है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में बात करें, जी नहीं। दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे गलत हो गए। अब बचे दो ऑप्शन कि उसको अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब घर पे बात करते हैं तो पेरेंट्स उनको रोक देते हैं कि नहीं तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम चुप रहो, ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन नहीं, वो बच्चे की क्रिएटिविटी है, वो बच्चे की जिज्ञासा है। तो हमेशा अगर कोई छोटा बच्चा आपको दिखे, वो आपसे कोई क्वेश्चन करे, पूछे, तो प्लीज आप उसके क्वेश्चनों को सुनिएगा एंड उसको समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। वो उसकी क्रिएटिविटी है, उसके थॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुरेश खिलौनों को तोड़ता है और उसके सॉरी ये पुर्जों होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है समझाएंगे, या सुरेश को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो इसका सीधे सीधे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा उस वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बच्चे के विचारों को समझने की बात की जाएगी, बच्चे के स्वभाव को समझने की बात की जाएगी, या बच्चे को समझने की बात की जाएगी। क्योंकि आजकल जो भी एनसीएफ कह लो या चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, उसमें हमेशा वही ऑप्शन सही होगा जहां पे बच्चे को सेंटर रख के कोई बात की गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष की यहाँ पे बात आ रही है कि कौन सा नहीं है कि नहीं, कौन सा नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो वाणी दोष है। धीमी या तेज गति से बोलना, ठीक है। हकलाना और तुतलाना, या फिर तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखिए यहाँ पे दोष की बात की जा रही है, तो दोष आपका अस्पष्ट उच्चारण भी दोष होता है, हकलाना भी एक प्रकार का दोष है, और अस्पष्ट वाणी भी दोष है। लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना ये किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ये किसी की अपनी एक विशेषता हो सकती है या किसी की आदत हो सकती है कि कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है, लेकिन वहां पे वाणी दोष नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तकों से उत्तरों को दिखाने पर बल देना, या समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना। जहां पे भी व्यक्तिगत अधिगम या बच्चे को अकेले एक जगह बैठा देना, बच्चे को अकेले सिखाना, ये ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले तो उस ऑप्शन को हटा देना मेरे को। क्योंकि आजकल समावेशी शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, समावेशी शिक्षा पे जोर दिया जाता है, तो वहां पे हमेशा समूह की जहाँ पे बात आएगी वो ऑप्शन सही होगा, लेकिन व्यक्तिगत जहाँ पे बात आएगी वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। थर्ड, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या फिर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। एंड उसके बाद, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ये माप नहीं, यहाँ पे माप होगा, यानी कि मापदंड, पैमाना, उसके रूप में लेना चाहिए। जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो, संप्रेषित मतलब कम्युनिकेशन, अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हो, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। फोर्थ, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो देखिए तीनों ऑप्शन में जो सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब विद्यार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यानी कि बच्चों को बीच में नहीं टोकना चाहिए, बाद में, क्योंकि वो उसके अपने विचार, अपनी क्रिएटिविटी है। अगर अपने विचार विद्यार्थी को रखने ही नहीं दिया जाएगा तो बच्चा कभी भी नहीं बोल पाएगा, उसका डेवलपमेंट क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे मेन चीज इनमें से कौन सी है? रट कर याद करना, बिल्कुल नहीं, गलत कर देना। हमेशा जब भी रट कर याद करने का ऑप्शन कहीं पे दिखेगा उसको हटा देना, उसके बाकी के जो तीन ऑप्शन होंगे उनमें ही एक आंसर होगा।
रटने वाला आंसर कभी भी नहीं होगा। अनुकरण, अर्थ निर्माण या फिर अनुबंधन। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा अर्थ निर्माण, यानी कि किसी भी चीज के जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग छोटे होंगे तो आप लोग को कोई भी चीज सिखाई गई होगी तो मुहावरों द्वारा अर्थ प्रयोग करके सीखते थे हम लोग कि ये एक शब्द है, इसका वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाने से क्या होता है, बच्चों उसको अर्थ में ले लेते हैं, उसका एक मीनिंग समझ में आने लगता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अर्थ निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल जो कोरोना का काल चल रहा है, कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो शिक्षण तकनीकी का ही यूज हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आना 110% डन है, शिक्षा तकनीकी पढ़ लेना जरूर। तो इसमें है कि शिक्षा तकनीकी से क्या तात्पर्य, मशीनों का प्रयोग या दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, कला व विज्ञान में मध्यस्थता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कला व विज्ञान में मध्यस्थता। किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को लेके अपनी जो बात है वो बच्चों तक पहुंचाएं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए, टीचर की बात की गई है, न्यूनतम घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं, 40, 45, 50 या फिर 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50, यानी कि एक टीचर के लिए मिनिमम जो वर्क टाइम जो आरटी ने निर्धारित किया है वो 50 घंटे का निर्धारित किया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ। इससे भी जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, यानी कि कौन कौन से सुझाव एनसीएफ ने दिए थे एग्जाम्स के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, कि खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये तीनों ही एनसीएफ के द्वारा सुझाए गए सुझावों में से हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सृजनात्मक उत्तर, सृजनात्मक क्रिएटिविटी उत्तरों के लिए आवश्यक है कि बच्चे अपनी सृजनात्मकता अपने आंसरों में किस तरीके से दिखा सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है। एक अत्यंत अनुशासित शिक्षा नहीं, प्रत्यक्ष शिक्षण में प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं, विषय वस्तु आधारित प्रश्न नहीं, मुक्त वस्तु वाले प्रश्न। जो सही आंसर होगा उसका ये होगा मुक्त वस्तु वाले प्रश्न, क्योंकि जहाँ पे मुक्त वस्तु का मतलब कोई बच्चों को एक ऐसा टॉपिक दे दिया जिसमें वो बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, या फिर उसमें उनके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं रखी कि तुम्हें ये इतने तक ही सोचना है या क्लास से बाहर नहीं सोचना है या सिर्फ अपनी क्लास से रिलेटेड सोचना है। तो इस तरीके से बच्चे अपनी सृजनात्मकता को दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा है यह जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर उपयुक्त सही। जी हाँ, मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि बच्चा या तो पास होगा या फेल होगा, या बच्चे ने क्या लिखा है क्या सीखा है ये भी उससे पता लगता है, और बच्चे को कौन सी चीज सीखने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं वो भी इससे पता लगता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, जरूर किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक के साथ साथ जो और एक्टिविटीज है बच्चे की उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक दोनों ही क्षेत्रों का होता है। हाँ, क्योंकि बच्चे का टोटल इवेल्युएशन किया रहता है, सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि बच्चे ने 4 क्वेश्चन है तो उनके क्या आंसर दिए, बल्कि बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में किस तरीके से रहता है, उसने क्या असाइनमेंट में लिखा है, उसकी अदर क्या एक्टिविटीज है, को करिकुलम उसका कैसा है, वो सब देख के उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होती है, नहीं। समस्या एक सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है, समस्या कभी अनेक सिद्धांतों पर भी आधारित हो सकती है।
सेकंड, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है या सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः केवल एक उपागम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समस्या का जो कथन होता है उसी में ही समस्या को किस तरीके से सॉल्व करना है कहीं ना कहीं उसका हिंट दिया होता है। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? यानी कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन ना होके जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका कौन सा एक उदाहरण है कि बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की कही हुई बातें दोहराते हैं, ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया। उसके बाद बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। और बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए समूह में कार्य करते हैं, समूह की बात आ जाएगी तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात नहीं हो रही है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर के अपने अनुभवों को स्कूल के ज्ञान के साथ साझा करते हैं तथा दोनों को एकत्रित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चा अपने क्लास सिर्फ क्लास तक का ही नहीं, सिर्फ क्लास के बाहर के भी सारे जो उसके अनुभव हैं उन सबको इंटीग्रेटेड करते हुए किसी चीज को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में गुरुकुल, आश्रम एवं परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक रूप लेना शुरू किया? तो हम सबको पता है कि गुरुकुल, आश्रम ये सब हमारा वैदिक काल में ही स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैदिक काल। अब क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? कि विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किस तरीके से एक टीचर क्लास को और जो भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसको आनंदप्रद बनाता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाता है कि बच्चों को समझ भी आ जाए और जो मेन पॉइंट है वो छूटे भी ना, उसका सिलेबस भी कवर हो। तो ये एक टीचर की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो ये कुछ पेडागोजी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे जो मैं आपके सामने लेके आई। अगर आपको ऐसे ही और एमसीक्यूज चाहिए या इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपके रिव्यूज अच्छे आए तो मैं आगे इस सेशन को भी कंटिन्यू करूंगी और इंग्लिश लिटरेचर वाला तो हमारा वो चलेगा ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।